जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बार संडे के क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्राइम के बारे में कि क्राइम कितने प्रकार। देखिए, क्राइम मुख्यतः दो तरीके का होता है। क्राइम क्या होता है? दो प्रकार का क्राइम होता है ना। एक होता है कॉग्निजेबल क्राइम और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। कॉग्निजेबल क्राइम जो होता है वो संज्ञेय अपराध होता है, जिसे हम संगीन भी कह सकते हैं, है ना। उर्दू में हम संगीन जुर्म कहते हैं और जिसे हम खतरनाक कह सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब कोर्ट का सीन दिखाया जाता है तो उसमें जज साहब कहते हैं कि ये बहुत संगीन जुर्म है, ये संज्ञेय अपराध है, ठीक है। तो उसे हम खतरनाक कहते हैं। दूसरा नॉन कॉग्निजेबल होता है, जो असंज्ञेय होता है, जो साधारण मतलब जुर्म होता है। तो जुर्म तो साधारण कोई होता नहीं, जब भी जुर्म का अर्थ होता है वो खतरनाक ही होता है। लेकिन यहाँ दो कैटेगरी में बांटा गया कि नॉन कॉग्निजेबल। अब हम देखेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, साधारण क्या होता है। देखिए, ये नॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कुछ पेपर चोरी हो गया है ना, लेकिन उस पेपर के बिना आपका काम चल सकता हो, उतना भी इंपॉर्टेंट पेपर ना हो, यानी आप या फिर आप मकान में रह रहे थे, मकान मालिक आपसे दो चाटा मार करके भगा दिया कि चलो निकलो, वो साधारण है, आवेश में आकर के हो जाता है। या फिर आपका मोबाइल चोरी हो गया हो और मोबाइल, तो ये सब साधारण केस है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल होता है, असंज्ञेय अपराध होता है। इसमें जो हम जब सनहा दर्ज करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनसीआर के तहत हम करते हैं ना, जैसे कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करते हैं, जिसे हम कभी कभी हिंदी में मतलब गांव घर में बिहार में जो होता है वो सनहा भी कहते हैं। एनसीआर को, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट को हम सनहा कहते हैं, यहाँ दर्ज किया जाता है। इस केस पे पुलिस उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि ये साधारणतः है। मान लीजिए आपका कोई मोबाइल चोरी हो गया और मोबाइल गुम जाने से आपको डाउट है ना, संदेह है कि हो सकता है इस मोबाइल से हमारा मिसयूज हो जाए, कहीं जिसके पास मोबाइल हो वो मिसयूज करे। तो आप उसको सनहा जब दर्ज कराओगे पुलिस के पास, तो पुलिस क्या करेगी कि आपके एनसीआर के तहत आपका रिपोर्ट जो है वो सनहा दर्ज, इसका उतना मतलब अच्छे तरीके से जानकारी या फिर कोई भी चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है एनसीआर में कि यदि पुलिस जो होती है थाने से, वो मजिस्ट्रेट के पास, अपने सीनियर ऑफिसर के पास लिख देते हैं कि ये कोई खतरनाक जुर्म था नहीं, साधारण था, लेकिन फिर भी हम इसको रजिस्टर में मेंटेन कर देते हैं कि 90 दिन के अंदर यदि कुछ हो जाता है और जिस डेट को उसने, मान लीजिए 15 तारीख को उसने दर्ज कराया एनसीआर, अब 15 तारीख से पहले उसके मोबाइल से कोई घटना हो जाती है, तब तो यही आदमी जिसका मोबाइल हेराया वो, यानी 15 तारीख के बाद कोई दुर्घटना उसके मोबाइल से होती है, कोई किसी को धमकी दे देता है, तब क्या हो जाएगा कि जिसने मोबाइल चोरी किया वो हो जाएगा। ये तो हो गया कि नॉन कॉग्निजेबल यानी साधारण एनसीआर हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो है कॉग्निजेबल, ये कॉग्निजेबल संज्ञेय जुर्म जो होता है ये खतरनाक जुर्म होता है। अब कॉग्निजेबल जो होता है ये क्या है? ये बड़ा खतरनाक जुर्म होता है। जैसे आपने किसी को धमकी दे देगा हम तुमको मार देंगे, किसी को जला दिया, कहीं डकैती कर लिया, रेप, बहुत सारा केसेज होता है। तो इसमें क्या है कि साधारण तो है नहीं, यानी आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, किडनैपिंग वगैरह, तो ये क्या हो जाता है कॉग्निजेबल का केस हो जाता है। कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध हो जाता है। तो इसके तहत क्या किया जाता है? कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध के मामले में क्या होता है, सीआरपीसी धारा 154 के अनुसार कहा जाता है कि हर हाल में आपको एफआईआर लिखना ही होगा। संज्ञेय अपराध में क्या होता है, सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार कहा जाता है कि आपको हर हाल में एफआईआर लिखना ही होगा। चाहे एफआईआर करने वाला व्यक्ति जो आया है वो आपके क्षेत्रीय थाने का हो या ना हो, आपको हर हाल में उसका केस जो होगा वो लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको उसके ऊपर एफआईआर लिखना होगा, ये क्योंकि सीआरपीसी की धारा 154 का ये रूल है। अब किसी पे एफआईआर हो रहा था, अब पहले व्यक्ति ऐसे थोड़ी है जिस पे आप एफआईआर हो रहा है या आप पे केस किया जा रहा है, तो केस का जो होता है वो नंबर होता है। मान लीजिए आपको दिया गया नंबर के 164/2022 है ना, तो ये आपका केस का नंबर है उस थाने का, जिस थाने में आपके ऊपर आपने केस लिखवाया, उस थाने पे 164 आपका सीरियल नंबर हुआ और ये 2022 यानी 2022 में उस थाने में आपका 164 ये मतलब कि आपका केस नंबर था सीरियल। तो केस नंबर मिलता है हर थाने में जो होता है वो आपको वो केस नंबर मिलता है। वो आपको ये जो होता है ना, ये हर थाने का एक अलग अलग रूल होता है, अलग अलग नंबर होगा। दूसरे थाने में जाएंगे तो आपको दूसरा नंबर होगा, तो ये एफआईआर हो जाता है, यानी कि संज्ञेय अपराध के रूप में। अब क्या होता है, जीरो एफआईआर होता है। देखिए, एक होता है जीरो एफआईआर, ठीक है, ये तो एफआईआर हो गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो गया। एक होता है जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे जीरो एफआईआर क्या होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली भारत में हुआ था कि हमारे एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मर गए थे। कहाँ मरे थे? वो मुंबई में मरे थे, लेकिन उनके पिता कहाँ रह रहे थे?
पटना में रह रहे थे तो उनके पिता डायरेक्ट पटना जा मतलब मुंबई जा कर के केस नहीं करते, वो पटना में ही केस कर दी। तो पटना में जो हुआ वहाँ उनके ऊपर उसने जो किया केस वो 0 FIR हुआ। अब यहाँ इस थाने में 0 FIR, तो 0 FIR का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं होता। वो 0 FIR करते हैं। 0 FIR करने के बाद यहाँ इसमें नंबर नहीं मिलेगा। 0 यहाँ जैसे मिल गया ना 164 FIR में, 0 FIR में आपको केस नंबर नहीं मिलता है। इस FIR का मतलब है कि पटना में रहते हुए आपने केस कर दिया। अब ये पटना की पुलिस क्या करेगी कि इसको बना करके वहाँ जहाँ केस हुआ या हादसा हुआ है उसके क्षेत्रीय थाने पर भेजा जाएगा, तब वो जो है आपको ये नंबर देगा। जैसे यही केस आसाराम बापू केस में हुआ था कि जो लड़की जहाँ के आसाराम बापू थे वहाँ उस लड़की ने केस किया, तो उस थाने में उसका धाक चलता था, दबदबा चलता था, तो उसके डर से पुलिस वाले ने नहीं लिखा था। वो लड़की दिल्ली में जा करके केस किया, और फिर दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली में उसका अधिकार तो चलेगा नहीं, कब्जा चलेगा नहीं, वहाँ बाहुबली चलेगा नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने उसका नोट कर लिया, FIR 0 FIR लिख लिया, और अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उसने क्या कर दिया कि दूसरे क्षेत्र के थाने को वो चार्जशीट वहाँ भेज दिया। तो इसे हम 0 FIR कहते हैं कि जिस क्षेत्र में अपराध हो उस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में किया जाए उसे हम 0 FIR कहते हैं। क्या हुआ कि 0 FIR घटना स्थल जहाँ पर हुआ है उसके दूसरे क्षेत्र में किया होगा तो 0 FIR होता है। 0 FIR के तहत पुलिस आपको नॉर्मली पूछताछ के लिए बुला सकती है थाने पर, या आपके घर पे पूछने के लिए आ जाएगी। वो आपको अरेस्ट करने के लिए नहीं आएगी कि हाँ तुमको हम अरेस्ट करेंगे, थाना आए करो, क्योंकि 0 FIR का कोई नंबर नहीं होता, और जिस FIR में नंबर नहीं होगा उस FIR में पुलिस आपको जो है अरेस्ट कर ही नहीं सकती है। ठीक है ना, वो याद रखना आप। 0 FIR में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, नॉर्मल पूछताछ के लिए बोला। यदि FIR करने जाएगा तो पुलिस को लिखना होगा, चाहे FIR हो या 0 FIR। अगर कोई भी पुलिस थाने में FIR नहीं लिखा जाता, आप भी याद रखना, अगर कोई नहीं लिखता है तो CRPF की धारा 154 के तहत ऊपर उल्टे पुलिस वाले पर ही केस कर दिया जाएगा। याद रखना आप धारा। यदि आप FIR करने जाते हो या 0 FIR करते हो, आपका क्षेत्रीय थाना है या नहीं है, और वो पुलिस वाला आपका FIR नहीं लिखता है, तो CRPC की धारा 154 के अनुसार उल्टे उसी पर उसी पुलिस पर केस हो जाएगा। इसलिए पुलिस वो जो है कहीं का भी कहीं केस हो, कोई भी व्यक्ति का केस वो लिख लिया जाता है। CRP की धारा 154 के तहत ही होता है। और यदि आप पे FIR हो गया, पुलिस ने FIR आपका लिख लिया, तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी। आपका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि हाँ भाई किसको गोली मारा है, किसको क्या मारा है। पुलिस को यदि सबूत मिल गया है ना, पुलिस को सबूत मिल गया, तब पुलिस को प्रूफ मिल जाने के बाद पुलिस क्या करेगी, आपके पास चार्जशीट तैयार करेगी आपके लिए, आरोप पत्र की हाँ आपके ऊपर जो आरोप लगा था ये आरोप साबित हो चुका है कि आपने जुर्म किया है। तब पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट दायर करके क्या करेगी कि वो कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को भेज देगी। तब यहाँ से भेज देने के बाद IPC की धारा का काम खत्म। अब यहाँ पे हो जाएगा CRPC, है ना, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर का, ये CRPC, यहाँ से IPC की धारा खत्म हो जाती है और यहाँ पर CRPC की धारा लगती है। तब क्या होगा, यहाँ से अब आपका कोई सिस्टम नहीं चलेगा, वरना यहाँ तक। अब यहाँ के बाद ये थाने से के बाद आपकी पैरवी खत्म। इसलिए जो भी पैरवी करनी होती है वो थाने में दरोगा जी को करके, दरोगा जी 1000, 500, 500 लेके काम खत्म कर दिए। यदि चार्जशीट तैयार हो जाने के बाद दरोगा मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में आपके आरोप पत्र को चार्जशीट बना करके भेज देता है, तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कोई पैरवी, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये आप कोर्ट के प्रोसीजर का काम हो जाता है और कोर्ट के प्रोसीजर में कोई दखल अंदाजी नहीं की जाती। यहाँ से चार्जशीट बनने के बाद आपका CRPC जो चला जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में चला जाएगा। अब यहाँ से थाने का काम खत्म, दरोगा के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। आप कहाँ चला जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास चला गया। अब जाइए मजिस्ट्रेट के पास, आपका मुकदमा चलेगा, वहाँ पर आप मुकदमा चलेगा। कुछ दिनों के बाद आपको हो सकता है कि आपको बेल मिल जाए। बेल मिलने के बाद बेल है जो मौका है कि जाइए आप अपना वकील कीजिए और अपने आप को सबूत पेश कीजिए कि हम ये गुनाह नहीं किए हैं। तो उसके बाद सबूत पेश करने के बाद क्या होगा, आपको रिहाई मिल सकती है। रिहाई नहीं मिलेगा, वो बेल मिलता है। रिहाई तो केस कंप्रोमाइज होता है या तो फिर केस थाने से, कोर्ट से जो था वो डिसमिस किया जाता है। तो ये था आपका कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। ये होता है IPC की धारा, CRPC की धारा होता है, जिसमें आप क्या होगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी, कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, NRC क्या होता है ना, सनहा क्या होता है, 154 धारा FIR, फिर 0 FIR क्या होता है, FIR क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, ये सब आप समझ गए होंगे। क्या क्या, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, NRC की धारा, CRPC, 154, FIR, 0 FIR, चार्जशीट वगैरह सारा का सारा आप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आप को सिक्योर रखना है, और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल साइंस का ये आर्टिकल है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।